गया बेकार काम। एक मिनट ये ले। ठीक है ना? झटके दिला दी। चलो जी, आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बढ़िया हो ना? चलो यही चाहिए। और डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो तुम? कैसे? अरे बेवकूफ हो, मैं दूसरी वजह से कह रहा हूँ। सुन के परेशान नहीं हो रहे हो कि सिलेबस उनका बहुत आगे पहुंच गया और आपका RM20 में जेनेटिक्स चल रही है, कहीं क्या चल रही है ना? तो वो उसकी वजह से डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, हम पूछते ही नहीं किसी से। कारण कि वहाँ पे जो फैकल्टीज है ना, उनको शाम को फ्री टाइम मिल गया था, तो इस वजह से उनकी एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी, है ना? तो एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो ऑब्वियसली सिलेबस बढ़ेगा। हमारी स्थिति ये है कि हमने जब से वो शेड्यूल चेंज हुआ एक्स्ट्रा क्लास ली नहीं, और दूसरा हमें टाइम भी नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हमारे पास स्लॉट ही खाली नहीं था। अब स्लॉट खाली है तो पहले एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि RM18 को अभी उनकी एक्स्ट्रा क्लास प्लान करूंगा, तो उनको पहले ले आऊं और फिर दोनों को बराबर करके फिर शाम के टाइम एक्स्ट्रा में मर्ज करके। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मर्ज करने में कोई बैठने की दिक्कत होगी तो उस हिसाब से अपन करेंगे। अपन तो बिल्कुल क्लियर कट हिसाब रखते हैं। तो ये है, तो परेशान मत हो ना कि अरे यार है ना हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। और दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा क्लास को लेके परेशान ये मत हो कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो होगी भाई। एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी तो ये मान लो अगर कोई टीचर बिना एक्स्ट्रा क्लास करवा रहा है ना, इसका मतलब वो ढंग से नहीं करवा, हो ही नहीं सकता है। 2 साल का सिलेबस 1 साल में, और 1 साल भी पूरी थोड़ी मिलती है हमें। 6 महीने के अंदर अंदर 6-7 महीने में करवाना होता है। बिना एक्स्ट्रा क्लास लिए कैसे हो जाएगा बिना ईमानदारी से? तो अगर कोई टीचर आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले करवाता है तो इसका मतलब वो वास्तव में बहुत ईमानदारी से करवा रहा है। पैसे क्या है, दुनिया है ना, कहीं भी सेटिस्फाई नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो तो दुनिया फिर रोएगी, मोदी जी को बना दो तो कुछ रोएंगे। मतलब बताओ, कोई सेटिस्फाई हो सकता है क्या? कोई भी बना दो प्रधानमंत्री, दुनिया उसमें कमी निकाल देगी, है या नहीं? तो कोई कितना ही बढ़िया कर ले, गांव में बढ़िया जिमना कर दिया, तो कोई बुराई करने वाले तो करेंगे ही करेंगे, और जिनको बढ़ाई करनी है अपने चाहने वाले हैं वो बढ़ाई करेंगे। ये है, तो गेट बंद करो और अपन शुरुआत करते हैं। बेचारे कुछ तो जिमने में चले गए, हो गए जिमने में। तो सर 1-2 दिन तो जिमाना चाहिए। मेरे कान बहुत अच्छी क्वालिटी के, इसलिए मैं बारीक आवाज ही सुन लेता हूँ। विश्वास है कि शायद मेरे चश्मा नहीं लगे 50-60 की उम्र तक, और मेरे कान भी बढ़िया रहेंगे।
ठीक है, इसलिए चिमने में मत जाओ। तो वास्तव में चैप्टर तो यार रिवीजन सही है अगर देखा जाए तो 50% के करीब। तो तो देखिएगा, गाइनोशियम से पढ़ना है हमें। नोट, अच्छा मैं तुम्हारे जूलॉजी बॉटनी दोनों के जो गुरुजी है ना वो ज्यादा ही मजेदार है। किस सेंस में? आराम के सेंस है नहीं। जब तक आफत नहीं आती ना हमारे ऊपर तब तक हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते। अब तो ये कि वो बेचारे अब ठीक, अब लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कहाँ कोई ज्यादा लिए उन्होंने बता लिए शुरू। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे तो ऊपर क्या, जब आई पड़ी खोपड़ी पे कि अब तो करनी पड़ेगी जब। तो ये बताओ भाई कहाँ तक हुआ था? नोट से करवाना है सर थोड़ा वॉल्यूम बैंक। हाँ जी ये नोट कुछ नहीं है, अब सुन लो ध्यान से। आता हो गया था क्या परागकण बैंक, पराग बैंक? अब सुनो काम की, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अब कोई कहे पोलन, सुनते जाना है ना, कोई बोलना मत, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो अलग बात है कि जब पढ़ी हुई बात और फिर बाद में कोई हो तब तो बोलना चाहिए ना। तो पराग कणों अध्ययन को क्या कहते हैं? अब साहब कोई कहे पोलेनोलॉजी, जैसे सीड के अध्ययन क्या कहे? सीडोलॉजी, जबकि नहीं है भाई, क्योंकि तो ग्रीक भाषा के शब्दों पे निर्भर है टर्मिनोलॉजीज। तो सीड तो हम अंग्रेजी शब्द है, पोलन एक अंग्रेजी शब्द है। तो ग्रीक भाषा जो शब्द है जिससे पोलन बना वो है पेलोन, ठीक है। तो पेलिनोलॉजी आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो परागकण के अध्ययन को बोलते हैं पेलिनोलॉजी। अब चाहे आप परागकण का अध्ययन करो, अरे इंसान का अध्ययन करोगे तो क्या क्या करोगे? उसकी संपूर्ण संरचना का अध्ययन करोगे, नहीं करोगे? क्या कौन कौन सी संरचना है, क्या उसका कार्य है, ठीक है, आगे बात कौन से अंग कितने, सारी बात करोगे। तो अब वो बढ़ाई के चक्कर में चाहे कितना ही बोल, तो सीधी सी बात है परागकण का अध्ययन जो है वो क्या है? पेनिनोलॉजी। आगे बात है। अब मुख्यतः ये भाई परागकणों का अगर अध्ययन करना है, तो इंसान अध्ययन करना है तो संपूर्ण संरचना अध्ययन करोगे। दो हाथ, दो पैर, दो आंख, नाक, कान है, ठीक है। अब परागकण के अध्ययन में हम क्या करेंगे कि भाई उसकी संरचना कैसी है, कितने परागकण उत्पन्न होते हैं परागकोश से, आ गई बात समझ में? तो उनकी क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो अध्ययन है उसको हम करते हैं पेलिनोलॉजी में। तो अगर ज्यादा किससे संबंधित है पेलिनोलॉजी? एनपीसी सिस्टम, नंबर, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर या कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर है? एनपीसी, नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सर्दी लगा तो बोल देना, क्योंकि मुझे फील होने लग गई है ना। हाँ नहीं नहीं, होने लगे जब बोल देना, है ना। और दूसरी बात सुनो भाई, पोलेनोग्राम, अरे किसी भी चीज के नाम के पीछे अगर ग्राम लग जाए, क्या लग जाए? ग्राम। तो ग्राम का मतलब है चित्रात्मक प्रदर्शन है, ये नहीं कि उसको ग्राम में तोल रहे हैं हम, है ना। आ गई बात समझ? जैसे आइडियोग्राम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने? तो पोलेनोग्राम, परागकण का जो चित्रात्मक प्रदर्शन उसको पोलेनो, आपके एनसीईआरटी में पोलेनोग्राम दिया हुआ है क्या? नहीं दे रखे ना, मैंने दिखाया नालायक को। तो पोलन का जो चित्र बताया पोलेनोग्राम है। चित्रात्मक प्रदर्शन, आरेखीय प्रदर्शन, वही क्या है? पोलेनोग्राम, ठीक। एक नीम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, नीमे के एक वैज्ञानिक। तो उन्होंने देखा कि कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं ना, कुछ पादपों पराग, उसमें खाली स्थान सा दिखाई दे रहा था अंदर, ठीक है, काई कोशिका के अंदर। तो खाली स्थान दिख रहा था, तो उसको एक आभास हुआ
कह रही खाली स्थान क्या, ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई, जैसे बीजांड को देखने पे भ्रूणकोष दिखता है ना, वैसा दिख रहा है ये खाली स्थान से, जबकि वास्तव में क्या भ्रूणकोष थोड़ी होगा यार उसके अंदर, नहीं हो। अब वो निमेक ने कही है, कोई निमेक की बात अब सब जगह लागू हुई है बात नहीं, ठीक, उसको लगा उसने कह दी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, बढ़िया भी तो निमेक की बात हर जगह अप्लाई हो जरूरी नहीं है। और दूसरा, अब हमारे जो नीट क्वेश्चन आते हैं ना, वो वास्तविकता पे आते हैं, ठीक है, ये सब बातें अब नहीं पूछी जाती कि भाई क्या था क्या नहीं था, ठीक है, किसके मन के अंदर। लेकिन पहले पहले कोई क्वेश्चन पूछे गए, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बताएं, शॉर्ट में ही बताएं, लेकिन बताना जरूरी, ठीक है। तो निमे का एक साइंटिस्ट, उसने कहा कि कुछ पादपों के परागकण हेलियंथस ओरिएंटलिस का जो परागकण थे, उनमें देखा छोटी छोटी गुहिका सदृश संरचना दिख रही थी। वो गुहिका क्या थी, वो एक्चुअली छोटे छोटे खाली स्पेस से दिख रहे थे कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका। तो देखा भ्रूणकोष जैसे दिख रहे हैं, तो उसी को क्या कहा गया, निमेक परिकल्पना की। भाई निमेक ने कहा ऐसा और पादपों में भी होता होगा। बात क्लियर है सबको? तो कुछ पादप जातियों के परागकणों भ्रूणकोष गुहिका सदृश संरचना उपस्थित हो। वो अब समझ गए ना, भ्रूणकोष गुहिका सदृश का मतलब क्या, खाली स्थान सा दिख रहा था। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? जिन्हें निमेक ने हेलियंथस ओरिएंटलिस के परागकणों में देखा। कोई दिक्कत किसी को? परागकण के जो बाह्यचोल में जो आकर्षक आकृति किसके कारण होती है? एक्साइन इंटाइन। एक्साइन में दो परत, एक्टेजाइन और एंडेक्साइन। और एक्टेजाइन में टेक्टम, बैकुलम और फुट लेयर। बताई कि नहीं बताई? तो एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक्साइन एंडेक्साइन चलो भाई पढ़ गए, भाई एक्टेजाइन और एंडेक्साइन यहाँ तक तो पढ़ गया स्टूडेंट। लेकिन टेक्टम और बैकुलम लिखो तो लफड़ा हो गया, नहीं होगा। एक्चुअली एक्टेजाइन में भी 3 परतें होती है, और वो जो उभार जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, टेक्टम और बैकुलम, क्योंकि सबसे अंदर की जो परत है वो तो फुट लेयर है। बात क्लियर है सब? इसलिए मैंने आपको वहां पे बताया। आ गई बात समझ में? तो ये साहब परागकणों की जो बाह्यचोल में आकर्षक बनावट होती है, आकृति होती है, वो टेक्टम और बैकुलम के कारण होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर बाद में देखें हम, सबसे बड़ा परागकण किसका है, सबसे छोटा किसका है। जब परागकण की बात हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पढ़ के जाए, ठीक। और सबसे लंबा परागकण किसका है, ये लंबा परागकण वाली बात तो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ऐसे नहीं लिखा हो सबसे लंबा, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पढ़ो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो परागकण होता है मिराबिलिस जलापा का होता है, फोरोक्लोक प्लांट भी बोलते हैं इसको। आ गई बात समझ में? और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है मायोसोइटिस का, और लॉन्गेस्ट जो होता है जोस्टेरा का, इसको समुद्री घास भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये क्या है कि हम जब वो जल पढ़ेंगे तो जल परागण में हम हाइपो हाइड्रोफिली पढ़ेंगे, एक एपी हाइड्रोफिली जल की सतह पर और एक जल के अंदर। तो जल के अंदर जो परागण होता है ना, उसमें उदाहरण पढ़ेंगे, तो उसमें आप लिखा हुआ है जोस्टेरा का परागण रिबन नुमा होता है। तो भैया रिबन नुमा तो लंबी संरचना, कई बात है, रिबन नुमा होता है। और इसमें मैं आपको बता दूं एक्साइन नहीं पाई जाती, इसलिए बड़ा फैला सा रहता है। बात क्लियर है सबको? तो वैसा नहीं कोई लंबा, आप सोचो आपकी चोटी में जो रिबन लगा रहे हो उतना लंबा है, नहीं, वो है ना जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो फैला सा दिखता है। बात क्लियर? ऐसा भी नहीं है कि पूरा फैला हुआ आपको रिबन ही दिख रहा है। आई बात समझ में? तो भावनाओं पे भी काबू रखना है। बता दे रहा हूँ, आरपीएम टीम पूछा गया कि डम किसको होता है, तो पिंका अर्मेरिया में। बात क्लियर है सबको? यस नो? कोई दिक्कत? आप क्या नहीं जानते हो जायंग के बारे में? बता भाई। मादा जो जनन अंग पुष्प का, उसको हम जायंग बोलते हैं। जायंग के प्रत्येक सदस्य को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या अंडक बोलते हैं, है या नहीं है? स्त्री केसर या, क्लियर है? स्त्री केसर या अंडक के जो भैया 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, अंडाशय, है ना, फिर उसमें भी, है ना, और उसमें भी हम देखें बीजांड, तो जो है अंडाशय जो होता है वो परिपक्व होकर फल बनाता है, और बीजांड से क्या बनते हैं, बीज। निषेचन के पश्चात किसी फल के अंदर कितने बीज होंगे वो किस पर निर्भर करेंगे, उस अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांडों से। तो किसी फल में जो बीजों की संख्या वो कितनी हो सकती है, अंडाशय में उपस्थित बीजांडों की संख्या के बराबर, उससे कम हो सकता है। कोई बीजांड निषेचन नहीं हो तो या तो उसके बराबर या कम, कभी भी ज्यादा हो। ठीक, क्लियर है?
तो ये सब बातें मैंने बताई आपको। फिर युक्तांड भी, एकांड भी, ये सब कहानी हम एनसीईआरटी के जितने भी बोले पहले तो सुन लो भाई। यहाँ 12वीं में जो उदाहरण दिया वो तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या वो 11वीं के अनुसार और 12वीं के अनुसार थोड़ी कुछ है। वो तो पूरी बायोलॉजी में जहाँ जहाँ उदाहरण दिए उनको मर्ज करके पूछ सकता है ना। तो हमारे एनसीईआरटी के जितने भी कुल थे, ब्रेसिक एसिड, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, 2 1 2 3। तो फेबेसी में 1 था, बाकी सब में 2 1 से ज्यादा। तो जिनमें सब में 1 से ज्यादा, तो उन सब में युक्तांड की अवस्था थी नहीं थी। आ गई बात। और सुपीरियर ओवेरी, बोलो आया ना, यानी अधो जाएंगे पुष्प। क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो मैं ज्यादा टाइम बिगाड़ूंगा नहीं अब आपका, मैं सीधा सीधा आऊंगा और आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण जो मैंने 11th में लिखवा है वो भी आपको पढ़ने। एनसीईआरटी कुलों का तो हमें आर पार ज्ञान है, ये 2 1 2 3, ठीक है? क्लियर है क्या? और एक से जिनमें युक्तांड भी है, बोलो आया ना। देखो पुष्पों का मादा जनांग, सदस्य क्या है? स्त्री केसर या पिस्टल। जायंग स्त्री केसर संख्या के आधार पर एक अंडपी, और ये बह नहीं है, बहु अंडपी। अब यही है कि ये है ना जो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। मतलब देखो आदमी खुद ही गलती नहीं माने, हो सकता है मेरे से गलती में लिखा गया हो, लेकिन मैं आपको पता बार बार क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है, मैं लिखा हूँ और वो ना जो पीडीएफ बनाई है ना तो उसमें मिटा हुआ है, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर डाल देता हूँ। हो सकता है कभी मेरे से गलती में लिख गया हो। तो एक अंड भी मोनोकार्प एक अंडप होगा। तो बहुत है भाई उदाहरण, हमारी फेबेसी कुल के तो सारे सदस्य डाल दो, और अपनी जो है क्या नाम है क्रेमनी कुल के जो सदस्य पोएसी के वो भी सारे सदस्य से उठाए डाल दो। ये तो इनका तो संपूर्ण ज्ञान है ही हमें। बोलो आयन। फिर बहुअंडपी, तो बहुअंडपी में एक शतक वियुक्तांडपी और युक्तांडपी। देखो वियुक्तांडपी माई के लिए। अच्छा अब आपको क्यों ध्यान रखना है भाई इसका, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी बता। और सिनकार्पस बताइए भाई, पेपेबर, अफीम, बात क्लियर है? और हिबिस्कस जो होता है, हिबिस्कस यार चाइना रोज, तो उसमें भी क्या है बताइए, युक्तांड भी होती है। अब मैंने आपको बताया मॉड्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मॉड्यूल में हो सकता है कुछ हो, लेकिन एनसीईआरटी माई के लिए पेपेबर और हिबिस्कस के चित्र दिए हुए, तो वो आप चित्रों को आप देखोगे और आंखों में बसाओगे। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा उठा के दे देता है कि भाई बताओ किसका है ये। आ गई बात समझ? लेकिन दूसरी बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मैंने कमल गुलाब ये भी लिखवाए थे 11वीं में। बोलो आया ना? तो वो भी थोड़े से याद कर लेना, ठीक है ना? चलो जी, तो देखिएगा ये चित्रों को आपने देख लिया। ये हिबिस्कस की एक अंडप को अलग से पृथक करके दिखाया गया है, ठीक है? क्लियर है क्या? क्योंकि उसमें वर्तिका और अंडाशय दिखाने के लिए। देखो नीचे लिखा हुआ है डाइसेक्टेड फ्लावर। डाइसेक्टेड मतलब जिसको कट करके और उसमें से अंडप निकाला गया है, ठीक है भाई? हिबिस्कस, ठीक। आ गई बात समझ में? ये दूसरा बताओ युक्तांड भी किसमें बताई मैंने? पेपर में बताई नहीं बताई? तो देखो भाई ये मल्टी कार्पिलरी, सिनकार्पस, बहुअंडपी और युक्तांडपी। बात क्लियर है? और ये जो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस है के लिए बोलो आगे बात समझ में? कि जो एनसीईआरटी में जो चित्र दिया हुआ है ना बीजांड का, बिल्कुल सही चित्र दिया हुआ है, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए है ना चीजों को, क्योंकि आपके मन में वहम नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये पूरा घूम जाता है। जो बीजांड व्रत होता है ना उसको पूरा 180 डिग्री नीचे घूमता है, ठीक। क्लियर है? तो अपन बनाएंगे ना वो सही बनाएंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप मन में वहम नहीं आया कि भाई बताओ बीजाणु द्वार कहाँ पे होता है? बीजाणु द्वार शीर्ष पे ही होता है। आ गई बात समझ में? और निवाल जो होता है नीचे होता है, तो इसलिए इन्होंने कि भाई बच्चों को दिक्कत नहीं है उस हिसाब से इन्होंने वैसा ही बनाया। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? अब स्त्री के सर के 3 भाग बताओ, क्या आपने नहीं पढ़ा ये? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा पढ़ा है ये है। अब बताओ, मैंने आपको वहां भी लिखवाई थी, मैंने कहा था 12वीं में फिर दोबारा लिखवाऊंगा कि बताओ वर्तिका जो होती है ठोस, बताओ किसमें होगी? डाइगोनल। कौन सा ऊतक होता है? ट्रांसफ्यूजन। मॉर्फोलॉजी में भी क्वेश्चन मिला था आपको, मिला था ना? बोलो आया ना? अर्ध ठोस कैक्टस होगी, और खोखली जो है मोनोकोट और मोस्ट एडवांस है, ठीक। अंडाशय आधारित फूला हुआ भाग, एक से अधिक कक्ष कोष्ठक उपस्थित हो सकते हैं। कक्ष कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं? चैम्बर लोक्यूल। और उनमें बताइए भाई क्या होगा? बीजांडासन होगा, बीजांडासन से बीजाणु जुड़ो। क्या हमने ये बात नहीं पढ़ी? ये तो ये मान लो कि थोड़ा सा एक है ना जो ऐसे ही बात कर रहे हैं, नहीं तो हम तो पूरा डिटेल में पढ़ के आए हैं इस बात को, मॉर्फोलॉजी। यस और नो? कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, है ना? मन में वो मत रखना ही पूछे नहीं, बोल शर्म बिल्कुल नहीं करनी। अंडाशय बताओ, एक 20 गेहूं चावल वगैरह क्या नहीं पढ़े हमने? अनेक 20। अरे
फल में कितने बीज निकल रहे हैं। आ गई बात समझ। आप लोगों ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो। लिख के लाए हो आप? तो कहाँ थे लिख के लाए? यस सर। हैं? अरे वाह, बहुत good। पूरी लिख ली है। मैंने कही थी आपसे। हाँ फिर तो सही है। हाँ ये निशान लग रहा। यहीं तक लिखा है। हाँ नहीं नहीं चिंता मत, कह रहा हूँ। और अच्छा एक बात बताओ यार, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप बीजांड की संरचना पहली बार पढ़ रहे हो क्या मेरे द्वारा? नहीं सर। नहीं सर। इसी बार पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। कैसे? क्योंकि देखो आपको मैंने जब मॉर्फोलॉजी में बीज की संरचना पढ़ानी थी, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया कि भाई कैसे बनेगा ये, है या नहीं बताया। Yes. फिर बाद में पादप जगत आया, मैंने कहा लो यार तुम्हारा और रिवीजन हो जाएगा, फिर दोबारा बनाया अपन ने। यस और नो? फिर आप अभी, और मैंने आपसे कहा था आएगा एक्चुअली 12वीं में, लेकिन जब तक आपको याद ही हो चुका होगा। कोई समस्या नहीं, तो अब अलग से बना के हम देख लेते एक बार और दोबारा। हम परिपक्व बीजांड की बात कर रहे हैं। बीजांड बताइए भाई क्या होती है? गुरु बीजाणु धानी होती है नहीं होती? क्यों बीजांड में ही गुरु बीजाणु बनता है? Yes. बताओ गुरु बीजाणु धानी बीजांड, बीजांड में अध्यावरण होते नहीं होते? होते। अच्छा, और तो लघु बीजाणु धानी होती है जिसमें परागकण बनते हैं, वो क्या है? परागकोश है नहीं? बताओ भाई परागकोश का स्फुटन होता नहीं होता? अरे स्फुटन होता भी तो परागकण निकलेंगे। तो बताओ भाई लघु बीजाणु धानी होती है, स्पोटी होती है, स्पोटी होती है? स्पोटी। गुरु बीजाणु धानी का बीजांड गुरु बीजाणु बाहर निकलेंगे क्या? ना। बताओ होती है, रत्यावर्णी होती है नहीं? सुनो भाई ऑनलाइन में सुनो, क्योंकि आप बोलते हो ना साथ साथ, तो उसमें क्या दूसरे बच्चों को सुनाई नहीं देता है ना। आप सुनो, आपको कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि अब क्या कुछ नहीं होता जब तो भाई बच्चे बोलते हैं वही हमें, यार चलो बोलो से आना तो जवाब दो, है ना। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन बेस्ड बात करता हूँ मैं भी, ये मेरी भी कमी है, मैं सिचुएशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, है ना। मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब है ना आप मत बोलो, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है जब बोलते हो ना, तो जो भी अदर स्टूडेंट है ना उसको फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज नहीं जाती, वो कटती है, क्योंकि ओवरलैप होती है। ऐसा ही होता है ना। हाँ तो फिर परेशानी आती है, तो इसलिए अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है जी, चलो तो अब ध्यान से सुनिएगा भाई। तो बीजांड जो है बताइए भाई एस्पोटी है या नहीं? बात क्लियर है सबको? आप मन में बोल के देख लो कि आप जो बोलना, जो आप रिप्लाई करना चाहते हो कि आपने सही दिया गलत दिया, म्यूट कंडीशन में ही बोल लो, रिवीजन ही तो करना है। ठीक, और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कौन स्टूडेंट बोल रहा है, मुझे इसमें स्क्रीन शेयर रहती है तो इसमें पता ही नहीं चलता है कौन स्टूडेंट बोल बीजांड जो है गुरु बीजाणु धानी है या नहीं है? और गुरु बीजाणु धानी अध्यावरणी होती नहीं होती? अध्यावरण होते हैं। और बताओ अस्फोटी होती है नहीं होती? होती है। बस तो वेरी गुड। तो देखो अब मैं तो एक परिपक्व बीजांड कैसे दिखा, क्या मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ वैसा ही दिखेगा क्या? ना, ये तो आपको ऐसे समझाने के लिए बनाते हैं। तो देखो भाई, अगर हम देखें तो परिपक्व बीजांड में क्या होगा? अब क्या इतना बड़ा होगा क्या भ्रूणकोश? यार इतना बड़ा ही होता तो कहनी क्या बात, इतना बड़ा नहीं होता है भाई, बहुत छोटा सा होता है। लेकिन ये मैं इतना बड़ा क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए, है ना। आगे बात समझ में? बताओ भाई 7 कोष की 8 केंद्र की भ्रूण कोष है या नहीं है? कैसे? समझ में? ये तो बीजांड जो है वो क्या होता है, बीजांड वृंत पर 180 डिग्री पर घूम जाता है नीचे की ओर। तो जो शीर्ष है वो क्या आगे नीचे आगे नहीं, अरे मैं शीर्षासन करूंगा तो मेरी मुंडी नीचे तो जाएगी, तो क्या है ना मेरे सिर आधारिक भाग है क्या? अरे नहीं, मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं तब भी क्या होगा, मेरा सिर ही तो शीर्ष भाग रहेगा। बोला है ना। आगे बात समझ में? तो 180 डिग्री पे घूम गया। तो ये है बीजांडासन। क्या है भाई? बीजांडासन के द्वारा बीजांड जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, क्लियर है भाई? दूसरी बात ध्यान से सुनना। अब बताओ भाई ये शीर्ष भाग है या नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ। और यह बीजांड द्वार, ये शीर्ष है भाई। और जो विपरीत भाग है उसको हम बोलते हैं निभाग।
अब ऐसे एरो आपके एनसीईआरटी में देखो, ये है निभाग, ठीक है, क्लियर है क्या? तो अंदर घुसा रखा है वहां पे एनसीईआरटी, निभाग चाला जा, ठीक, विपरीत भाग। बताओ ये आधार है या नहीं? वो भर भर के पड़ा हुआ हमारा। अब ध्यान से सुनना भाई, बीजांड में जो खाली भाग, क्या ऐसे में खाली भाग है क्या ना? यह बीजांड का है, आ गई बात समझ में? और बीजांड का है क्या होता है? मृदुतकी होता है, क्या होता है? मृदुतकी, ठीक है, क्लियर। मृदुता की। अब बीजांड का अगर सपोज करो मोटा है और पतला है, उसके आधार पर भी बीजांड दो प्रकार के होते हैं। अगर पतला है तो उसको टेन्यून्यूसेलेट बीजांड बोलते हैं, और अगर थोड़ा मोटा है तो उसको बोलते हैं क्रेसिन्यूस। अब आप कहोगे सर हिंदी, हिंदी में नहीं पता मुझे इसकी, है ही नहीं पता है, नहीं है, क्या करूं, मैंने बहुत ढूंढी, और हिंदी पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है इनकी टर्मिनोलॉजी। आ गई बात समझ? तो टेन्यूसेलेट और टेन्यूसेलेट बीजांड में क्या है भाई? बीजांड जो का है वो पतली है, और जो आपका ये है क्या नाम है, क्रेसिन्यूसेलेट, उसमें मोटी होती है बीजांड। आ गई बात में बीजांड का। बताओ ये मृदुता की है या नहीं? दूसरा ध्यान सुनना भाई, ये बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और ये भीतरी अध्यावरण। अब ये पूरा इस तरीके से होते हैं, लेकिन हम तो डिजाइन बनाने के चक्कर में कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? और भविष्य से क्या बनेगा बताइए भाई? बीज वो बीज बनते हैं। आ गई बात समझ? अच्छा, ये बीजांड काय जो है वो अध्यावरण है, क्या संपूर्ण रूप से बीजांड को घेरे हुए हैं या अपूर्ण है? ये अपूर्ण। भाई बीजांड अनुपस्थित होते हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई समस्या? ये है आपका भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो है वो माध्यम को भी धोती है केंद्र के समय। बाकी सब बताइए, जितनी भी भ्रूण कोश के अलावा सब संरचना है वो बीजाणुद्भिद का भाग है नहीं? क्योंकि द्विगुणित है ना, बोलो आया ना? दूसरी बात ध्यान से सुनना भाई, यस सर। तंत्र पर कोई रेशा होती है, सेल्यूलोज तंतुयुक्त, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। क्या बोलते हैं? बताइए क्या करते हैं ऑब्ट्यूरेटर? ऑब्ट्यूरेटर जब परागनली आती है ना, उसको अपने में फंसा के और किधर की तरफ मोड़ देते हैं? बीजांड द्वार की ओर मोड़ने में सहायता करते हैं। बात क्लियर सब? बीजांड ग्रंथ का वो भाग जो बताइए ऊर्ध्वाधर रूप से या लंबवत रूप से बीजांड काय के समानांतर, उसको हम बोलते हैं रेफी। क्या बोलते हैं? रेफी। कोई दिक्कत किसको? क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, आपको एनसीईआरटी में तो ऐसे उल्टा यूं कर रहा है, अरे भाई 180 डिग्री पे घूम गया ये। तो अब 180 डिग्री पे घूम गया तो बताओ भाई ये नीचे को और आगे, लेकिन क्या मैं शीर्षासन करूं तो क्या मेरा सिर आधार हो जाए? नहीं यार, ठीक है, क्लियर? शीर्ष भाग है, बात क्लियर सबको? और इसलिए बच्चे, वो जानता है एग्जामिनर की टीचर, क्योंकि वो एग्जामिनर भी तो टीचर ही है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो वो जानता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाए, डायग्राम बनाए, समझाया जाता है, और इसलिए वो जानबूझ के पूछता है शीर्ष कौन सा है और आधार कौन सा है। बात क्लियर सबको? तो ये तो हमारी फिट हो गया हमारी खोपड़ी में, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम। ओव्यूल इंटेगमेंटेड इंडेसेंट मेगा स्पोरेंजियम बीजांड अध्यावरणीय एस्पोर्टिक ग्रुप बीजांड धानी। सर्दी लगा जरूर बोल देना। लग रही है? तुम्हें नहीं लग रही सर्दी? बड़े गाड़ी तो। चलो जी, तो देखो भाई, ये पूरा चित्र समझ में आ गया होगा सबको? ऑब्ट्यूरेटर क्लियर है? प्रारूपिक बीजांड, प्रारूपिक बीजांड को हम ये जो है, क्योंकि 80% आवर्त, भाई बताओ जो अधिकांश पाया जाता है उसी संदर्भ में बोलेंगे ना, तो 80% आवर्त बीजों जो पाया जाता है इसी प्रकार बीजांड पाया जाता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कौन कौन से अन्य प्रकार पाए जाते हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे, कौन कौन से अन्य प्रकार के पाए जाते हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे। आ गई बात समझ? लेकिन भाई मुख्य प्रकार पाया जाता है उसी को समझाएंगे बार बार, तो इसलिए 3 बार आपको जो समझाई है 11वीं से लेकर अब तक, वो इसीलिए समझाएगी मुख्य प्रकार। तो वो बीजांड जिसमें क्या होता है, बीजांड का बीजांड ग्रंथ पर 180 डिग्री में घूम के नीचे की ओर आ जाए, ठीक है, क्लियर है क्या? तो उसको हम बोलते बस बीजांड। आ गई बात समझ में? जिसमें बीजांड ग्रंथ और बीजांड द्वार या बीजांड का है, भाई बीजांड ग्रंथ बोलते हो बीजांड का है, या बीजांड ग्रंथ और बीजांड द्वार के मध्य 180 डिग्री का कोण हो। बात क्लियर है सबको? इसको हम रेसिपिनेट बीजांड भी बोलते हैं, विपर्यस्त बीजांड। क्लियर है सबको? ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, एसएसएन रीजन में आया हुआ क्वेश्चन में इस प्रकार से आया हुआ। तो इसका दूसरा नाम विपर्यस्त बीजांड भी। किस आधार पर?
इस आधार पर कि जहाँ पे देखो भाई बीजांड ग्रंथ बीजांड काय से जिस स्थल पर जुड़ा होता है उस स्थल को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, भाई मिलन स्थल को। ठीक, तो बताइए क्या हुआ। ऐसे तो बताओ भाई, अगर ये बीजांड बीजांड ग्रंथ पर नीचे नहीं घूमता तो क्या हाइलम बीजांड द्वार पास पास आ सकते थे? क्या नहीं आ सकते? वो तो क्योंकि भाई बीजांड ग्रंथ जिस स्थल पर बीजांड काय जुड़ रहा है उसी को तो हम हाइलम कह रहे हैं। बोलो आए ना। अब अगर ये 180 डिग्री नहीं घूमता तो क्या कभी पास आ सकते? लेकिन क्या हुआ कि भाई ये 180 डिग्री पे घूम गया, तो जहाँ पे बीजांड ग्रंथ जुड़ा हुआ है, बताइए वो क्या हुआ? बीजांड द्वार भी उसी के पास आ गया। तो इस कारण क्या है, बीजांड द्वार और हाइलम एक दूसरे समीप उपस्थित है। तो वो बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और हाइलम एक दूसरे समीप उपस्थित, तो उस आधार पर उसको विपर्यस्त बीजांड भी कहा गया। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई समस्या? तो यह है आपका रेसिप्रोनेट या विपर्यस्त बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि बीजांड का बीजांड ग्रंथ पर अत्यधिक मुड़ जाता भैया 180 डिग्री घूम गया, तो जिसके कारण बताइए हाइलम बीजांड द्वार के निकट, और इस आधार पर इसको रेसिप्रोनेट विपर्यस्त बीजांड भी कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? बोलो आया ना। अब ध्यान से सुनना, बीजांड ग्रंथ ग्रंथ वो संरचना जिसके द्वारा बीजांड बीजांडासन से जुड़ा हुआ है। बोलो यस और नो? बीजांड ग्रंथ का लंबवत भाग जो बीजांड काय के समानांतर जुड़ा हुआ, जैसे सपोज करो ये तो आपका बीजांडर है, तो ये जो भाग जो है ना, ये भाई ये देखो नीचे वाला तो ग्रंथ, और ये बीजांड ग्रंथ का जो लंबवत भाग बीजांड काय के ऐसे समानांतर जुड़ा हुआ, ठीक है, इस भाग को हम क्या कह रहे हैं? रेफी। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं? हाइलम बताइए बीजांड और बीजांड ग्रंथ का संयोजी स्थल या संधि स्थल, ठीक है, जहाँ पे बीजांड ग्रंथ बीजांड काय से जुड़ा हुआ है। अध्यावरण एक या अधिक सुरक्षात्मक आवरण। आप कहोगे क्योंकि मैं जो चित्र बनाता हूँ उसमें दो, मैं का मतलब है कोई भी, ठीक, लेकिन कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनमें एक भी अध्यावरण होता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो यही एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। आगे बात समझ लेना इस लाइन को, क्योंकि वो आप एग्जामिनर खूब खुरापाती, वो जानता है एक एक बार बच्चा बार बार वही टीचर जो बुक में देख रहा है 2 अध्यावरण देख रहा है, तो सीधा फटाक से वो लगाएगा केवल 2 अध्यावरण, और आंसर गलत है करके आ जाए। एक या अधिक सुरक्षात्मक आवरण, तो इस पे स्टार मार्क करना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। हो गया? तो देखो बीजांड द्वार के अतिरिक्त बताइए चारों ओर उपस्थित है या नहीं है? तो बताओ असतत है या नहीं? अगर चारों ओर होती, बीजांड द्वार के ऊपर भी लगी होती, तो तब तो हम क्या कहते हैं भाई सतत है, लेकिन बीजांड द्वार पर ये अनुपस्थित होती है। ठीक, क्लियर है भाई? दूसरा, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, ठीक है, क्लियर है? बीजांड द्वार के शीर्ष पर उपस्थित जो छिद्र है, बात क्लियर है सबको? ये बात तो घुस गई होगी अब दिमाग में, शीर्ष और आधा। तो शीर्ष पर उपस्थित जो छिद्र है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड। क्या तो बीजांड द्वार केवल ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे की ओर है? अरे भाई अध्यावरण है तो बताओ थोड़ा गडार में है नहीं है, नीचे की ओर है? बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित, कोई दिक्कत की जो? बीजांड द्वार के क्या कार्य है बताओ? ये बात लिखी है नहीं लिखी है हमने? बीजांड के अंदर तो बीजांड द्वार कार्य क्या भाई? परागनली प्रवेश में सहायक, और बीज में भी बीजांड द्वार उपस्थित रहेगा, वहां पे जल और ओटो के प्रवेश में सहायक है नहीं, ये बात लिखी है ना हमने? चलो जी, निभाग बताइए बीजांड द्वार सिरे से विपरीत भाग जो है, यानी बीजांड द्वार की जो विपरीत आधारिक भाग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? निभाग। बताइए बीजांड का आधारिक भाग, बीजांड का है बताइए भाई, मृदुतक की है या नहीं है? बोलो है ना? और मृदुतक की बीजांड का मुख्य भाग तो यही है ना। अब आप कहोगे ये मैंने तो आपको इतना बड़ा इसलिए बताया, नहीं तो देखो ऐसा होता है। अब बताओ, मुख्य भाग तो यही है ना, अगर बीजांड इतना है तो ये इतना सा है। ठीक, वो तो विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको इतने बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है भाई सबको? यस और नो? अब ध्यान से सुनना भाई, बीजांड काय मृदुता की भाग है और मुख्य भाग। बीजांड काय के आधार पर बीजांड 2 प्रकार के होते हैं, टेन्यून्यूसेलेट और क्रेसी। टेन्यून्यूसेलेट अगर पतला बीजांड का है और क्रेसीन्यूसेलेट मोटा। ये उदाहरण आपसे अब नहीं पूछेंगे, केवल इतना भी ध्यान रख लोगे, टेन्यून्यूसेलेट और क्रेसी। तो टेन्यून्यूसेलेट में पतला और क्रेसी में मोटा। ठीक, क्लियर?
वैसे मैं आपको बता दूं भाई, गैमो, गैमो का मतलब जुड़े हुए, पोली यानी अलग अलग सूत्र। बोलो मॉर्फोलॉजी में था। तो गैमो पटेली वो आवर्त बीजी कुल जिसमें पेटल्स यानी दल आपस में जुड़े रहते हैं, उन कुलों में सामान्यतः कौन सा पाया जाता है? टेन्यूनुसेलेट यानी बीजांड का पतला होता है। बात क्लियर है सबको? और जिनमें सामान्यतः दल एक दूसरे से पृथक होते हैं, मैंने बोल रहा हूँ आर पार बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ। सामान्यतः जिनमें दल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो पृथक पृथक रहते हैं, उनमें क्रेसिन्यूसेलेट ओव्यूल पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। भ्रूण कोश बताइए, मादा एवं कोशविद है या नहीं? बीजांड काय के अंदर ही उपस्थित होता है और 7 कोश की 8 केंद्रीय संरचना। सामान्यतः एक बीजांड में एक भ्रूण को, देखो मैंने क्या बोली है, इस शब्द को पकड़ो, सामान्यतः, क्योंकि अपवाद हर जगह है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? मुझे सर लगी मेरे लिए वो गर्मी हो जाती है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये चल रहा है क्या? पंखा बंद कर। अरे योगी जी मत दिखाओ, है ना जो होशियारी दिखा, और जाती सर्दी है ये, और जाती सर्दी ज्यादा खतरनाक होती है, आती और जाती है ना। अरे कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट से, भारत सरकार, भारत की गवर्नमेंट से ये, चाहे स्टेट्स की चाहे केंद्र, चुना हुआ और फिर पता चले कोरोना इतना चल रहा है ना, डर पा रहे हैं भाई। नहीं आया अब तो यही चाहते हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं। अपन सब कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं अब। मैं भी अब मास्क वास्क नहीं लगाता, कहीं फंक्शन में जाते हैं ना, डर निकल गया। चलो जी, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। भैया ध्यान से सुन लो, अब चीजें रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे एक वादा किया था कि बायोलॉजी बॉटनी जो है वो 85% तक ऐसी है, 80 से 85 जो रटने वाली नहीं है, कॉन्सेप्चुअल। और मैंने कोशिश भी यही करी है कि पहले आपको वो बातें बिना दिखाए आपको समझाने की कोशिश करें, फिर आपको दिखाए कि देखो ये बात। हाँ, कुछ उदाहरण है वो तो आपको याद करने ही पड़ेगा। हर कोई सब्जेक्ट ऐसे, फिजिक्स देखो एनालिटिकल, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ता ही, ये तो है नहीं कि भाई आज सुन लिया याद रहेगा, रिविजन तो करना पड़ता। वही मैंने आपको यहाँ पे भी बॉटनी में भी ऐसा ही करने की कोशिश की, ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर्स जहाँ जहाँ पे समझने, फिर उदाहरण तो आपको याद रखना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी देख लो भाई, बीजांड के प्रकार रटने की क्या जरूरत है। तो बीजांड के प्रकार जो है वो किस आधार पर बात कर रहे हैं हम, कि जो उस पर कितना डिग्री घूमी हुई है। भाई बिल्कुल नहीं घूमी हुई, 90 डिग्री घूमी हुई है, 180 डिग्री घूमी हुई है, 90 180 डिग्री के बीच में घूमी गई है, 180 डिग्री ज्यादा घूमी हुई है, 360 डिग्री से ज्यादा। मैंने 360 डिग्री नहीं बोला, मैंने बोला 360 डिग्री ज्यादा। तो उस आधार पर ही अलग अलग प्रकार के बीजांड होते हैं, ठीक, केवल घुमाव के आधार। आगे बात समझ में? तो एक होता है एट्रोपस स्ट्रेट ओव्यूल। मैं हिंदी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं देख के ही बोल सकता हूँ, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो एट्रोपस स्ट्रेट ओव्यूल क्या होता है? बिल्कुल सीधा है, यानी 0 डिग्री एंगल है भाई। आ गई बात समझ में? एक आपका जो है प्रति बीजांड 180 में, एक अर्ध प्रति 90 डिग्री हो गया, ठीक, क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? फिर बाद में एक होता है एम्फिट्रोपस, जो थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, ठीक, क्लियर है। फिर एक होता है, क्या नाम है यार, मैं तो, वक्र है ना, लगभग 90 डिग्री, ठीक, क्लियर है। और ये एम्फिट्रोपस, इसमें क्या होता है 180 से ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। और एक होता है सिरसिनोट्रोपस, जिसमें 360 डिग्री से ज्यादा। कोई दिक्कत? बीजांड द्वार बीजांड काय पर बीजांड द्वार बीजांड काय तथा बीजांड
वृंत की आपेक्षिक स्थितियां इनके मध्य वक्रता के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो अब सुनना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, अब मेरी मजबूरी ली। बीजांड द्वार या बीजांड वृंत, बीजांड द्वार बीजांड वृंत के मध्य कितना डिग्री, या फिर बीजांड काय और बीजांड वृंत के मध्य कितना डिग्री कोण है। ये मत कर देना बीजांड काय, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत इन तीनों के मध्य कोण ना। बात क्या है मुद्दे की, समझ रहे हो आप? मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन मैं मजबूरी आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल वगैरह में ऐसे लिखा हुआ। तो बीजांड द्वार या बीजांड काय एक होगी, तथा बीजांड वृंत के मध्य जो कोण है, ठीक है, क्लियर, डिग्री ऑफ कर्वेचर है, वक्रता। तो ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस या स्ट्रेटोबिल, ये सब इसी के नाम है, ध्यान रखना। आ गई बात? इसको बोलते हैं रिजु बीजांड। क्या बोलते हैं? तो बताओ भाई, इसमें देखो ये बीजांड वृंत है और बीजांड का है, बताओ भाई सीधी रेखा पर स्थित है नहीं है, उदग्र रेखा, यानी 0 डिग्री कोण है नहीं है। आ गई बात? सबसे प्राचीनतम जो बीजांड है, एक प्राचीनतम बीजांड आवर्त बीज में, वो यही है, यानी सबसे सरलतम और सबसे प्राचीनतम बीजांड आवर्त बीजों का कौन सा है? एंजियोस्पर्म का। यह है आपका ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस या स्ट्रेट ओव्यूल। बात क्लियर सब? और आपको एक बार बता दूं, जितने भी अनावर्त बीजी है ना, अनावर्त बीजों में तो बीजांड पाया जाता है, उनमें यही बीजांड पाया जाता है, यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है सबको? यस और नो? अभिलाक्षणिक गुण। तो बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत बताइए उदग्र रेखा पर स्थित, यानी इनके मध्य 0 डिग्री कोण। जिम्नोस्पर्म का अभिलाक्षणिक गुण, क्योंकि केवल यही पाया जाता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? और एंजियोस्पर्म का सबसे प्राचीनतम और सरलतम जो बीजांड है वो कौन सा है? यही है या नहीं है? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत किसी को? यस। आपसे आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्पल, वो 3 पूछे गए, पाइपर, पॉलीगोनम और साइकस। ठीक है, क्लियर है? और अगर कुल पूछे तो पाइपरेसी, पोलेगोनेसी और एक अपना साइकेडी तो है ही है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? ये तीनों उदाहरण के अलावा चौथा उदाहरण नहीं पूछा गया। तो पाइपर, पॉलीगोनम तो कौन से हो गए हमारे? एंजियोस्पर्म। और जो साइकेड्स है वो कौन से हो गए? जिम्नोस्पर्म। क्लियर सबको? तो बताइए ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस, स्ट्रेटोबिल किसमें? पाइपर, पॉलीगोनम, साइकस। याद हो गया सबको? पाइपर, पॉलीगोनम, साइकस। ठीक है, क्लियर सब? 0 डिग्री एंगल पे होता है भाई। ठीक, क्लियर। जिम्नोस्पर्म का अभिलाक्षणिक गुण और आवर्त बीजों में सबसे प्राचीनतम सब। फिर बाद में आता है एनोट्रोपस, इन्वर्टेड ओव्यूल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री कोण पे घूम जाता है, क्योंकि साथ हटाओ। और मोस्ट कॉमन सबसे सामान्य प्रकार का है नहीं, आपको ध्यान रखना 80 या 82%, 82%। आ गई बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह पढ़ोगे आप 82% और एक जगह फिर 80%। तो उसमें क्या है, 80-82 में कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने खुद ही बोल दिया आपके सामने 80% थोड़ी देर पहले, जबकि क्या है वास्तविकता 82। तो ये आपको बोलने वाली बात है, मैंने आपके सामने क्यों बोला, आप समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो इसलिए आप प्लीज ध्यान रखना। ठीक, 82% आवर्त बीजी किलो में, तो वहां पे ऑप्शन में गारंटी आ जाएगी। वो जानता है इस चैप्टर में 3 जगह 80-82 का परसेंटेज का पढ़ जाएंगे, बच्चा कंफ्यूज रहेगा किसको कौन सा था। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे। बताओ प्रति बीजांड किसमें? 82% में। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एनाट्रोपस अर्ध प्रति बताइए भाई, बीजांड का बीजांड वृंत के मध्य 90 डिग्री कोण, रेननक्यूलेसी या रेननक्यूलस। क्लियर है? तो देखो ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस, स्ट्रेटोबिल किसमें? पाइपर, पॉलीगोनम, साइकस। क्लियर है सबको? दूसरा 82% आवर्त बीजों में कौन सा होता है? एनाट्रोपस या इन्वर्टेड। ठीक है। और अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस किसमें भाई? रेननक्यूलस या रेननक्यूलेसी। क्लियर सबको? कैम्पाइलोट्रोपस यानी वक्र, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बीजांड का नीचे की तरफ घूम जाती है, तो लगभग 90 डिग्री कोण होता है। क्या होता है? लगभग। तो देखो बीजांड द्वारा सीधा थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ा हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि पूछा जाता है कि बताओ, जो पूछे गए क्वेश्चन उसे आधार बोल रहा हूँ कि बीजांड, जिसमें बीजांड द्वारा सिरा थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, बताइए कौन सा है? वो है कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र। लेग्यूमिनेसी और क्रूसिफेरी। और लेग्यूमिनेसी का उपकुल बताइए, फैबेसी या पेपिलियोनोइडी है या नहीं है? तो देखो भाई, एट्रोपस स्ट्रेट या ऑर्थोट्रोपस, पाइपर, पॉलीगोनम, साइकस। 82% में बताइए भाई एनाट्रोपस इन्वर्टेड, एनाट्रोपस किसमें भाई? रेननक्यूलस। आ गई बात समझ? और कैम्पाइलोट्रोपस किसमें? लेग्यूमिनेसी और क्रूसिफेरी। क्रूसिफेरी को ब्रेसिकेसी बोल देता हूँ, ब्रेसिकेसी भी तो कोई परेशान मत हो ना। आ गई बात समझ? और एम्फीट्रोपस अनुप्रस्थ, इसमें क्या होता है, वो 180 डिग्री से ज्यादा कोण पर घूम जाता है, और उसके कारण इनमें जो
ये भ्रूण कोश होता है ना, अब वैज्ञानिक ने जो देखा उस आधार में बोल रहा हूँ, ठीक है, वैज्ञानिक की भावना है जिन पे कोश, तो इनमें क्या होता है, जो भ्रूण कोश होता है वो घोड़े की नाल सदृश हो जाता है। बात क्लियर है सबको? तो घोड़े की नाल सदृश भ्रूण कोश किसमें पाया जाता है? एम्फिट्रोपस में। किसमें पाया जाता है? कोई दिक्कत किसी को? अब लेमना एलिस्मा पोपी, पोपी होता है अफीम, पोपी पेपेबर, बोलो आया ना? कैसे? तो लेमना एलिस्मा पोपी यानी अफीम। अब कुल पूछ ले तो लेमनेसी, एलिसमेसी और पेपेबर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? और नो सर। और सिसिनोट्रोपस में क्या होता है, 360 डिग्री से ज्यादा घूम जाता है। तो बताओ बीजांड का 360 डिग्री ज्यादा घूम गई तो यानी लपेटे खा गई, तो बताओ वो बीजांड जो व्रंत है वो चारों ओर लिपट गया नहीं लिपट गया? बताओ क्यों? क्योंकि बताओ सीधी हवा बीजांड द्वार पे नहीं जा पाएगी। अरे ये रेगिस्तान में मिलते हैं ये कैक्टस वगैरह, आ गई बात? तो उसमें क्या है, वो बीजांड व्रंत की भी क्या हो गई है कि और कवरिंग हो गई एक तरीके से। भाई 360 डिग्री ज्यादा घूम गया तो बताओ वो लिपट गई नहीं लिपट गई? तो सबसे लंबा बीजांड व्रंत किसमें पाया जाता है? कुंडलित में। बात क्लियर है? तो 360 डिग्री कौन है? 360 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से अधिक कौन? बीजांड व्रंत, चारों ओर कुंडलित। और सरस होता है, सरस का मतलब समझ गए, फ्लैसी, बोलो है ना? तो कैक्टस ओपन से और प्लम बेजिनेसी, बेर। और बेर कौन सा? वो झाड़ी के बेर आते हैं ना, लाल बेर छोटे वाले, वो। कोई दिक्कत? बताओ आपको याद है या नहीं? अब मुझे एक बार बताओ, ऑर्थोट्रोपस हेटेरोस्टेटोबिल, पाइपर पॉलीगोनम साइकस, 82% आवर्त बीज कौन सा? प्रतीक। 82% आवर्त बीजोम कौन सा? प्रतीक एम्फिट वो है ना? एनाट्रोपस है इन्वर्टेड, ठीक है। हेमियानाट्रोपस जो है वो आपका रेननकुलस। फिर बाद में आपका आ रहा कौन सा भाई? कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस फेबेसी या लेग्यूमिनेसी? ब्रेसिकस। फिर ये ब्रेसिकेस। और फिर आपका ये एम्फिट्रोपस अनुप्रस्थ, लेमना एलिस्मा पोपी, और सिर्सिनोट्रोपस कुंडलित जो है वो कैक्टस और प्लम। कोई दिक्कत किसी को? प्लम। नहीं ना? नो सर। नहीं सर। और 8 0 2 22। ठीक है जी, क्लियर है सबको? लिखो जल्दी से। ओ भाई साहब लिखो, बैठो मत। थोड़ा साथ दो, क्योंकि वो पहले जो लिखवाया तो उसमें भी तो टाइम लगा होगा ना। लोग हुआ ये एक ही जगह से पढ़ाते हैं उसको, आपको 3 जगह पढ़ाया, बिना नहीं पढ़ाया होगा ना, टाइम तो लगाए हो। इसको और लिखो। देख अब झूठ मूठ एक्टिंग करेंगे कुछ यूं किताब ही ले लूं। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ जी, क्यों नहीं लिख रहे हो आप? पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। ये आपको पता है कब पता चलेगा? जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, तब उस दिन पता चलेगा। आज तो आपको लग रहा है कि यार क्या है, बेवकूफ वाली बात करता, पढ़ तो लेता हूँ मैं, पढ़ी तो रहा हूँ नहीं। फिर होमवर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता शिक्षा विभाग में। बच्चों को होमवर्क के परेशान करने के लिए दिया जाता है क्या? नहीं।
हो गया ये, इधर हो गया ना, रह गया क्या? हो गया।
हो गया। ये खतरनाक। आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर, यस सर। नेट गलती से बंद हो गया था तो इस वजह से। अरे लिख लिया नालायक को, नहीं लिखे? तुम तो कुछ ज्यादा दिख थोड़ा रहे थे बहुत। इसलिए हो गया। अब ध्यान से सुनिए भाई। बीजांड अध्यावरणों की संख्या के आधार पर तो हो सकता है अध्यावरण नहीं हो सकता है एक अध्यावरण हो सकता है, दो अध्यावरण, तीन भी होते हैं ना कुछ कुछ भी, लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं आपको ये बात प्रूव कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखी हुई है बात कि एक या एक से अधिक अध्यावरण हो सकते हैं, तो उस बात को प्रूव कर रहा हूँ। आ गई बात है? तो तीन वाला भी है लेकिन जरूरत अब नहीं है। तो देखो अध्यावरणीय, जैसे देखो अगर अध्यावरण नहीं है, एकल अध्यावरण और द्विअध्यावरण, और ये पॉलीपेटेली और मोनोकोट्स। आ गई बात समझ? क्या आपको ये उदाहरण याद करने हैं? आपको नहीं करने हैं यार। आ गई बात समझ में? आपको उदाहरण याद नहीं करने, बताना हाँ किसी टाइम पे, लेकिन मैं फिर आपसे उदाहरण एनसीईआरटी में जो दिया यही क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई जो एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि बात क्लियर। दूसरा, ये कुछ स्टेटमेंट्स थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। कमल का जो बीजांड होता है उसमें छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्रों से, इसलिए वो हल्का बना रहता है और जल की सतह पर तैरता है। ठीक है। वाटर लिली जो जलकुंभी होता है ना, उसके बीजांड में क्या होता है? हरित लवक उपस्थित, उसमें भी होता है, क्या नाम है अपना, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा में मतलब बीजांड बनता है, तो उसमें भी हरित लवक उपस्थित होता है। क्यों? अब बताओ, जल की सतह के नीचे जाए तो जल की किरणें बताओ वहां तक तो पहुंच ही सकती है। आ गई बात समझ में? दूसरा, बीजांड ग्रंथ पर उपस्थित ऑब्टूरेटर बताओ पराग नली को बीजांड द्वारा श्रेणी प्रवेश में सहायता कर रहा है नहीं कर रहा? और जो ये जो साइकस होता है, साइकस के बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण होता है उससे क्या बनेगा बताइए? बाह्य बीजावरण बनेगा टेस्टा। तो वो क्या होता है बेटा? सरस होता है। ठीक है, क्लियर है? और खाने योग्य होता है, तो उसको बोलते हैं सार्को टेस्टा। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से लिखो।
यस सर। हो गया? हो गया यस सर। सर। हो गया सर, हो गया। फिर हो अरे गया। सामने कुछ बैठे हैं, उनका नहीं हुआ। हो गया? तो देखो एरिल, बताओ, आपसे मैंने उस टाइम कहा था कि एरिल वगैरह संबंधित कुछ क्वेश्चन है हमारी मॉर्फोलॉजी में, लेकिन जब हम बीजांड पढ़ेंगे तब उसमें वहां पे पूरी संरचना आपको बताऊंगा। बताई थी नहीं बताई थी? आ गई बात है। वो जो अरंडी का दाना होता है उसमें कैरेंकल है ना, ये सब बताई कि नहीं? है। और आपसे कहा था इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे जब हम बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एरिल क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखना। सपोज करो ये बीजांड है, ठीक है कि ये भीतरी अध्यावरण, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बाहरी अध्यावरण, ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो आया ना? और अब ये जो बाहरी अध्यावरण है नीचे ऐसे घूम गया और घूम के फिर देखो ऐसे आया। बात क्लियर है सबको? यस। अब ये कोई खाली है क्या? अरे खाली नहीं है, भरा हुआ है। आ गई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं एरिल। और ये एरिल ही क्या होता है? सरस होता है, खाने वो भाग होता है। तो लीची देखिए नहीं देखी? लीची का छिलका उतार दो फल भित्ती, तो बताओ वो जो खाने वो भाग होता है, फिर वो बीज अपन थूक देते हैं। बोलो आया ना? बात क्लियर हो गई सबको? ये सारे चित्र मैंने आपको गूगल इमेज में बताए थे, ठीक है जी। ऐसे ही तो थर्ड इंटेगमेंट भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीसरी परत और हो गई है बीजार्ड ऊपर। आ गई बात समझ? सरस खाने और लीची माइरिस्टिका का आपको लीची ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? लीची। ऐसे ही कैरेंकल, कैरेंकल लीची। क्या होता है? जो बीजांड द्वार पर जो बाह्य द्रवण होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है, और उस फूले भाग को हम क्या बोलते हैं? कैरेंकल। ठीक, क्लियर है? तो बीजांड द्वारी सिरे पर बाह्य द्रवण की अतिवृद्धि। क्लियर है सबको? तो जैसे देखो मैं आपको बता दूं क्योंकि कहीं बनाने में दिक्कत आया, ऐसे बनाया
और फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इसमें शर्करा उपस्थित होती है जो चींटियों को आकर्षित करती है प्रकीर्णन के लिए। आ गई बात समझ में? बोलो आया ना? अब देखो ध्यान सुनना, अगर सीड का प्रकीर्णन हो रहा है जंतु द्वारा तो उसको बोलते हैं जूकोरी। क्या बोलते हैं? जू। ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हमारी इकोलॉजी में पढ़ेंगे। और जंतुओं द्वारा परागण होता है उसको बोलते हैं जूफीली। अब चींटियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मिर्मिकोलॉजी बोलते हैं। तो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहेंगे? मिर्मिकोफीली। और चींटियों द्वारा जो बीज प्रकीर्णन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मिर्मिकोकोरी। क्या कहेंगे? कॉपी का 8% लिखो। जंतुओं द्वारा परागण जो है ये तो इस चैप्टर में भी आएगा, आगे बताएंगे उसको कहेंगे जूफीली। और बीज प्रकीर्णन, बीज उसको कहेंगे जूकोरी। ठीक है, क्लियर है क्या? तो बताओ, चींटियों द्वारा परागण मिर्मिको लो जी। और बीज प्रकीर्णन ठीक है ना? अब तो पकड़ ली ना बात। और अब कोई भी डाउट पूछेगा ना, मैं जब पता चल जाएगा मुझे कि इसने कितनी पकड़ी मिर्मिको, क्योंकि पीछे क्वेश्चन है इसलिए बता रहा। आ गई बात समझ में? तो अब ओपर्क्यूलम क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। जैसे सपोज करो ये बीजांड द्वार का जो भीतरी अध्यावरण है, भीतरी अध्यावरण थोड़ी सी क्या करता है? अतिवृद्धि कर जाता है। बात क्लियर है सबको? और अतिवृद्धि कर गया तो देखो भाई ये चौथ सदृश संरचना बना लेता है, नहीं बना लेता? बात क्लियर? इसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम। एंडोथीलियम जैसे सपोज करो ये जो बीजांड काय का कोई भाग सपोज हो किसी वजह से कोई नष्ट हो गया किसी वजह से, तो जो भीतरी अध्यावरण की जो कोशिका है वो वापस विभाजनकारी अवस्था में आ जाती है और उस नष्ट हुए भाग को प्रतिस्थापित कर देती है। तो जो भीतरी अध्यावरण की वजह से जो बीजांड काय का नष्ट हुआ भाग जो प्रतिस्थापित हुआ, उस प्रतिस्थापित भाग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो वही बताइए, बीजांड करता पोषण प्रदान करने में सहायता कर रहा नहीं कर रहा? तो एक तरीके से जो ये बीजांड काय का जो नष्ट हुआ भाग भीतर अध्यावरण कोशिकाओं की वजह से विभाजन द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, उस प्रतिस्थापित हुए भाग को बोल रहे हैं एंडोथीलियम। और वो एंडोथीलियम जो है बताइए वो क्या करेगा? पोषण में तो सहायता करेगा। तो एक तरीके से बताओ भाई, अध्यावरणीय टेपिटम कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आ गई बात है? तो यदि किसी कारण बीजांड का कोई भाग नष्ट हो जाता है और भीतरी अध्यावरण से विकसित बीजांड का सदृश ऊतक को हम क्या कहेंगे? एंडोथीलियम। और ये पोषण प्रदान करता है इसलिए इसको अध्यावरणीय टेपिटम। ठीक। एक वैज्ञानिक था, उसने देखा कि जो बीजांड काय होता है ना, जैसे सपोज करो ये बीजांड काय, ठीक क्लियर है क्या? बताओ भ्रूणकोश ही है या नहीं है? यही है ना भ्रूणकोश? अब सपोज करो उस कुछ पादपों के बीजांड में क्या होता है? छोटी छोटी इस तरीके खाली स्थान दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कहीं भ्रूणकोश हो। अब ये भ्रूण को ये क्या हुआ? एक्चुअली बीजांड का है, कहीं कहीं से जहाँ नष्ट हुआ होगा बताओ वहां पे खाली स्थान उत्पन्न हो गए नहीं हो गए? तो देखने में ऐसा लग रहा है भ्रूणकोश, लेकिन क्या वास्तव में भ्रूणकोश है क्या? तो उसको कहा गया कूट भ्रूणकोश। आ गई बात है कि देखने में लग रहा भ्रूणकोश लेकिन भ्रूणकोश नहीं है। ठीक। पोडोस्टोमिस। अरे यार एक बात बताना भूल गया, मुझे तो एकदम याद आई है, ये नहीं बताई थी मैंने आपको। तो ये एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम लिख तो लिया था आपने? एक्सोस्टोम एंडोस्टोम पता है क्या होता है? आपने नहीं किया। बाह्य अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण के मध्य जो कोई अवकाश होगा ना थोड़ा बहुत, उसको तो हम कहेंगे एक्सोस्टोम। अगर कोई पूछ ले भाई बाह्य अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण के मध्य जो अवकाश उसको तो हम क्या कहेंगे? और भीतरी अध्यावरण और बीजांड काय के मध्य जो अवकाश उसको क्या कहेंगे? एंडोस्टोम। क्लियर है सबको? यस और ना? लिखो तो।
हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। हो गया सर। हो गया क्या? यस सर, यस सर। गुरु विजाणु जन, गुरु विजाणु जनन क्या होता है? ध्यान से सुनो, पढ़ा हुआ है इसलिए ये बीजांड काय बनेगा, अध्यावरण बनेंगे, भ्रूणकोश बनेगा, सब समानांतर रूप से प्रक्रिया चल रही होगी ना बीजांड के परिवर्धन के दौरान। यस सर। ये थोड़ी है कि भाई पहले बीजांड बन गया फिर बाद में अध्यावरण वगैरह बन रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है, जब बीजांड का परिवर्तन हो रहा होता है तो बीजांड का एक कोशिका जो बीजांड द्वारा शरीर की ओर, ठीक है, क्लियर है? तो परिवर्तन के दौरान ही हो रही है सब काम।
ध्यान से सुनना, ये नहीं है कि परिवर्तित हो गया उसके बाद बीजांड द्वार ये श्रेणी और बीजांड काय कोई एक कोशिका बड़े आकार, नहीं, परिवर्तन चल रहा है ना उसी समय, ठीक है, क्लियर। तो बीजांड काय की कोई एक कोशिका बड़े आकार की हो जाती है, बीजांड द्वार श्रेणी की और स्थित कोई एक कोशिका बड़े आकार की हो जाती है, और उस बड़े आकार की कोशिका को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है, और उसी से फिर बाद में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश बनता है। उत्तर की तरफ का सक्रिय रहता है, बताओ, निभाग की ओर वाला आगे जो है वो सक्रिय रहता है और बीजांड द्वार की ओर जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ये है ना। तो देखो ये बताओ, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है ये? तो स्थल बताओ, बीजांड या गुरु बीजाणु? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए पीएमसी बोलेंगे, बात क्लियर। तो स्पोरोजेनिक मियोसिस कोई बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। और बताइए गुरु बीजाणु बनेंगे नहीं? जय ध्यान सुनना भाई, बीजाणु द्वारा शरीर की और कोई एक कोशिका जो है बड़े आकार की हो जाती है, सघन जीव द्रव्य होता है, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें 3 निष्क्रिय। क्रॉस इसलिए लगाया कि भाई वो नष्ट हो जाएंगे, बात क्लियर सबको। और जो निभागीय श्रेणी की और एक गुरु बीजाणु था वो क्या रहता है, सक्रिय, बात क्लियर सबको। तो बीजांड काय के बीजाणु द्वारीय भाग में कोई एक कोशिका विभेदित होकर क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस नहीं होगा तो क्या अगुणित मादा युग्मक बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। अगर सपोज करो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो क्या अगुणित नर युग्मक बन सकते थे क्या? नहीं। तो बताओ यार, कर रहा नहीं कर रहा है कि भाई अर्ध वो अगुणित युग्मकों के निर्माण के लिए, बात क्लियर सबको? तो सिंपल सी बात बोली मैंने, कुछ बड़ी बात नहीं बोली, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये मजे लेने के लिए पूछ लेता है, बताओ भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन क्या सुनिश्चित कर रहा है, अगुणित मादा युग्मक के निर्माण सुनिश्चित कर रहा नहीं। ऐसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बताओ भाई अर्धसूत्री विभाजन क्या सुनिश्चित कर रहा है, अगुणित नर युग्मकों के निर्माण सुनिश्चित कर रहा है। बात क्लियर है सबको? देखो ऐसा लग रहा है ना सब रिवीजन कर रहे हैं?
हो गया? हो गया? देखो, मादा युग्मोद्भिद जनन या माइक्रो मेगा गैमेटोजेनेसिस। मादा युग्मोद्भिद कैसे बने? पहले जो पुरानी बात पढ़ी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। बताओ, एक सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है। अच्छा, हम कोई बात कर रहे हैं वो अधिकांश संदर्भ में ही कर रहे हैं। एक सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है, उसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, और वो 3 समसूत्री विभाजन बताओ पूरे होते हैं, केवल केंद्रीय के विभाजन होते हैं, केवल केंद्रीय के विभाजन होते हैं, स्वतंत्र केंद्रीय के विभाजन। बोलो आया ना? और फिर बाद में संरचना बनती है, फिर है दोनों से निभागीय और बीजाणुवासी यही है बीजाणु, वही। और माइटोसिस होगी, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा बताओ मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूण कोश, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मेगागैमेटोजेनेसिस। अब मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। भ्रूण कोश जो है, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, इस यूनिट के स्टार्टिंग में जो एक वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ, वो पंचानन माहेश्वरी के बारे में दिया, प्लीज पढ़िएगा उसको, है ना? आगे बात है। तो पंचानन माहेश्वरी ने गुरु बीजाणुओं की संख्या के आधार पर कि भाई भ्रूण कोश परिवर्धन में, मादा युग्मोद्भिद परिवर्धन में कितने गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, उस आधार पर जितने भी आवर्त बीजी है, उन आवर्त बीजियों में भ्रूण कोश को 3 भागों में विभाजित किया, 3 प्रकार में। मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणु, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। वो युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो केवल एक ही गुरु बीजाणु से बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक। जिसमें 2 गुरु बीजाणुओं के द्वारा बनी, 2 गुरु बीजाणु सक्रिय रहेंगे, 2 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए, उसको हम कहेंगे। और जिसमें चारों ही सक्रिय रहते हैं, कोई भी नष्ट नहीं होता, उसको टेट्रास्पोरिक। लेकिन 80% आवर्त बीजियों में देखो, 82% वो कौन सा होता है? वो इन्वर्टेड या एनाट्रोपसी। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? 80%। बात क्लियर है? वहां पे 82, यहाँ पे 80% आवर्त बीजों में मोनोस्पोरिक होता है, यानी एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और 3 नष्ट हो जाए। तो उसी को ही हम डिस्कस करते हैं, इसलिए हम बार बार उसी बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी आवर्त बीजी 100% उनमें सब में चारों गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। कहीं पे 2 नष्ट होते हैं, कहीं पे चारों सक्रिय होते हैं, कहीं पे ज्यादातर में 3 नष्ट होते हैं। ज्यादातर में जो 3 नष्ट हो जाते हैं सक्रियता, उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी सबको? बोलो आया ना? तो एक बीजाणु भ्रूण कोश, एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, पॉलीगोनम प्रकार का, क्योंकि सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में अध्ययन किया गया था। बात क्लियर सबको? यहाँ पे लाखों उदाहरण है, अरे 80% आवर्त बीज है तो लाखों होंगे, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्टेड बोल रहा हूँ। पॉलीगोनम ओइनोथेरा, ओइनोथेरा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे एक आपको आगे जाके एक्सेप्शन बताऊंगा, इसलिए। ठीक, क्लियर है क्या? तो पॉलीगोनम ओइनोथेरा पहले बहुत पूछे जाते थे इनके बारे में। पहले तो मैं ना जो एलियम में कितने जो है केंद्रक है, आगे बात में कितनी कोशिकाएं, यहाँ पे कितने, इसमें कितने, बहुत सारे। अब इतना नहीं पूछा जाता। बात क्लियर है सबको? अब तो ये मान लो जितना पढ़ाते थे उसका 1% हम पढ़ा रहे हैं, केवल उदाहरण लिख के। तो 2 गुरु बीजाणुओं से बनता है, एलियम प्रकार का, क्योंकि एलियम में हो जाएगा, केवल इतना ध्यान रख लो, एलियम प्रकार। आगे बात, चारों क्रिटिलेरिया प्रकार का, केवल क्रिटिलेरिया ध्यान रखना। ये उदाहरण भी याद रखने की अब जरूरत नहीं है, एंडोमियोन वगैरह। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो?